और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि कोरोना की वजह से मार्च महीने से बंद ट्रेनों का फिर से परिचालन शुरू करने, उसे चलाने की तैयारी रेलवे ने शुरू की है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद 2 फेज में 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी। त्योहारों को देखते हुए, सीजन को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है। फिर से रेल सेवा बहाल करने की तैयारी में रेलवे है। त्योहार के सीजन में ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है। पहले चरण में जिन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी, उनमें रांची जयनगर एक्सप्रेस, पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं। अधिक जानकारी हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा दे रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों को चलाने की मांग को देखते हुए रांची रेल मंडल ने इसकी तैयारी कर ली है और इसके तहत जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उसमें 2 फेज में 10 ट्रेनों को चलाने की बातें चल रही हैं, जिसके तहत पटना जनशताब्दी, रांची जयनगर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें हैं। बशर्ते कि राज्य सरकार की अनुमति मिले उसके बाद ही ट्रेनों का परिचालन होगा। और जिस तरह से रांची रेल मंडल ने तैयारी कर रखी है उसके तहत आने वाले समय में जैसे ही राज्य सरकार की अनुमति मिलती है तो उसके बाद ट्रेनें चलने लगेंगी। ये सारी ट्रेनें कोरोना के कारण से कई महीनों से बंद थी और जिसके कारण से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो त्यौहार का सीजन होता है उस समय लोगों की भीड़ होती है और आवागमन की सुविधा को बढ़ाने के लिए ये सारी सुविधाएं मुहैया की जा सकती हैं। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। लगातार हो रही बारिश के बाद पाकुड़ के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी जमा होने से खेतों में लगी फसल डूब गई है। इलामी तिलभिट्टा जाने वाली सड़क में पानी जमा होने से आवागमन बंद है। गुमानी नदी में उफान से सैकड़ों गांवों में बाढ़ की आशंका सता रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी कुंदन कुमार ने। लगातार हो रही बारिश के बाद पाकुड़ के निचले इलाकों में भयावह स्थिति होती जा रही है। जल जमाव अब बाढ़ का रूप लेता जा रहा है। अगर बात करें कुसमा नगर और गुलदहा गांव की, तो यहाँ पर कई घरों में पानी घुस चुका है और अब धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है। खेत खलिहान बिल्कुल पूरी तरह से डूब चुका है। इलामी से तिलभिट्टा जाने का वाली जो पथ है उसमें इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया है कि अब आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यानी कहे तो अब आना जाना रुक गया है। तारानगर, कुसमा नगर, गुलदहा, रामचंद्रपुर सहित कई गांव और इलामी के भी गांव में पानी घुसने के कगार पर है और पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों की चिंताएं बढ़ रही है कि अगर इसी तरह पानी बढ़ा तो घरों में पानी घुस जाएगा और काफी लोगों को परेशानी होगी। लोगों ने यहाँ की सारी सूचनाएं जिला प्रशासन को दी है, बीडीओ को दिया है और उनसे गुहार लगा रहा है कि जो स्थिति खराब हो रही है उसके लिए जल्द कुछ किया जाए। देखने वाली बात होगी कि इस तरह का नजारा में प्रशासन क्या कुछ सख्त कदम उठाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। इधर गोड्डा में कोविड केयर सेंटर में महिला मरीजों के साथ सफाई कर्मियों की ओर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिलाओं का आरोप है कि वहां रह रहे 2 सफाई कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर उनके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान सफाई कर्मी खुद को दिल्ली से आया हुआ डॉक्टर बता रहे थे। महिलाओं के हंगामे पर आरोपी भाग खड़े हुए। जानकारी मिलने पर सेंटर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से पहचान करवाकर 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया और इस घटना से महिला वार्ड की सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं। कृषि नीति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार हमला किया, वहीं अब जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने नई नीति का बचाव करते हुए कहा कि ये पार्टियां अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किसानों के बीच भ्रम फैला रही हैं। चुनाव का वक्त है, गोलबंद करने की जरूरत किसी को नहीं है। लोग खुद ही उद्वेलित हैं, पूरे देश में, पूरे देश के किसान। मोदी सरकार ने तो एक एक कर सबको ठगा छला। अब किसानों की बारी आई है। किसानों को पूरी तरह से चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देने का एक प्रयास है ये विधेयक। फिर अंग्रेजों की राह पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किसान नीति इस तरह की लाई है, कृषि विधेयक, जिससे किसानों का शोषण होगा, पूंजीपतियों के हाथ में सारा कुछ होगा, किसान का हाथ कट जाएगा, पूंजीपतियों का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ बन जाएगा। उस कवायद को हम पूरी नहीं होने देंगे। इतना अच्छा कृषि नीति, किसानों को स्वतंत्र कर दिया गया। पुरानी व्यवस्था सारी लागू रहेगी, नई व्यवस्था जो है बनाई गई है। अब
किसानों को आय बढ़ाने के लिए। अब जिनको पसंद आएगा वो नई व्यवस्था में जाएंगे, नहीं तो पुरानी व्यवस्था तो सब जारी है। और इतना अच्छा कृषि नीति किसानों के हित में, उसके बाद भी अगर भ्रम फैलाएंगे तो वहां भी मुंह की खाएंगे। इधर रांची में लालू प्रसाद से मिलने को लेकर लोग अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं। आज केली बंगले के बाहर 3 लोग तख्ती लेकर बैठ गए। लालू प्रसाद से मिलने का इंतजार करते रहे, मांग कर रहे थे। तख्ती लेकर बैठे लोगों ने कहा कि उनका मकसद टिकट मांगना नहीं बल्कि सिर्फ लालू का दर्शन करना है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, टिकट के भाव चेहरे पर खुद ब खुद आ गए। नेताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। लालू प्रसाद से मिलने की मंशा को लेकर रिम्स के केली बंगले के बाहर सिर्फ नेता ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि कई ऐसे चेहरे भी पहुंचे हैं जिनकी मंशा सिर्फ लालू से मिलना है, टिकट की कोई चाह नहीं। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर बाहर में तख्ती लेकर बैठे हैं और तख्ती पर क्या लिखा है कि सिर्फ लालू दर्शन को प्यासे, न नेता बनने की चाह, न टिकट की लालसा। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी से खगड़िया विधानसभा में पूर्व में बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है। इस बार वहां की जो है जनता बाहुबलियों से बहुत परेशान है, बहुत ही त्रस्त है। मैं उनसे अनुरोध और जो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि इस बार बाहुबलियों को टिकट ना दे करके वहां एक ऐसे मतलब उभरते हुए जो है नेता है जो एक अच्छी छवि रखते हैं और जो है मतलब विकास की जो है गंगा बहा सकते हैं, वो है डॉक्टर अवधेश कुमार यादव के सुपुत्र श्री डॉक्टर कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो 30 साल तक पार्टी की सेवा लालू भक्ति करने के बाद आज खुद तख्ती, जब 5 दिनों तक मुलाकात नहीं हुई तो तख्ती लेकर बैठ गए हैं। लालू जी आपके सामने आ जाएंगे, लालू जी से आपकी मुलाकात ना हो पाए तो लालू जी को कौन सा दोहा गाकर आप सुनाकर अपनी टिकट कंफर्म करेंगे? हम सबसे प्रथम उनका कृष्ण का रूप दिए हैं। जेएमएम विधायक और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने रिम्स के केली बंगले पर पहुंचकर लालू प्रसाद से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद सीता सोरेन ने मीडिया से कहा कि सियासत को लेकर लालू प्रसाद से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि वे पहली बार लालू प्रसाद से मिलने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मिल रही जानकारी के मुताबिक सीता सोरेन और लालू प्रसाद के बीच सियासत पर भी बातचीत हुई। बस इसे हालचाल पूछने आए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, ऐसे कुछ खास नहीं। स्वास्थ्य को ही लेकर के कैसे औपचारिक मुलाकात थी, अभी ठीक है। लालू जी ने कुछ सियासत को लेकर चर्चा की, कल ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, जेएमएम के कंसर्न में कुछ बातचीत की होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपने हेमंत जी आते हैं, खुद बात करते हैं इसके बारे में। पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर आज लालू प्रसाद से मिलने के लिए बंगला पहुंचे। करीब 15 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद राधाकृष्ण किशोर ने लालू से सियासी मुद्दे पर बातचीत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे आरजेडी अध्यक्ष की कुशलता और स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे थे। सर प्रणाम सर, मुलाकात कर रहे हैं क्या सर? अच्छा सर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 661 हो गई है। राज्य में 1270 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के बाद कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 64,515 हो गई। राज्य में अब 12,533 एक्टिव केस हैं। झारखंड में कोरोना का ग्रोथ रेट 1.77% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.55% है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। झारखंड में अभी तक कोरोना के 20 लाख से ज्यादा सैंपल का कलेक्शन हुआ है, जिसमें 19,76,000 के आसपास सैंपलों की जांच हुई है। अगर बात करें तो इसमें 76,000 से ज्यादा सैंपल जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में, तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 1261 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मिले हैं और इस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 76,709 हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग अलग जिलों में 6 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 661 के पास पहुंच गई है। अगर बात करें कि इन 24 घंटे में कितने मरीज ठीक हुए हैं, तो राज्य में
6270 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 64,515 हो गई है। लेकिन अभी भी राज्य में 12,533 कोरोना के एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे कोरोना के मरीज जिनमें अभी भी कोरोना के संक्रमण है और उनका इलाज अलग अलग कोविड सेंटर में चल रहा है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। उधर चतरा में सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय के बन्हे पंचायत सचिवालय में ट्रक हाईवा ऑनर एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास मौजूद रहे। बैठक में वाहन मालिकों की ओर से कोयला ढुलाई का भाड़ा बकाया रहने का मुद्दा जोर शोर से उठा। वाहन मालिकों ने 45 करोड़ रुपए बकाया भुगतान में आनाकानी का आरोप लगाया। इस पर मंत्री और विधायक ने नाराजगी जताई। साथ ही 25 अक्टूबर तक ट्रांसपोर्टरों की ओर से बकाया भुगतान नहीं करने पर कोयले की ढुलाई ठप करने की चेतावनी दी गई। तो लगभग 45 करोड़ रुपया बकाया है कंपनी के पास। तो हम लोग टाइम दिए हैं कि 25 तारीख तक जितने हमारे ट्रांसपोर्टर हैं उन लोगों को बीच में भुगतान कीजिए। एक किस्ती में नहीं हो, दूसरा किस्ती में कीजिए, लेकिन कीजिए और सुचारू रूप से करोड़ी को चलाइए। हम लोग सब लोग सहयोग करेंगे। तो हम लोग अगला 1 महीना टाइम दिए हैं। अगर 1 महीना भुगतान नहीं होगा तो फिर जो ट्रांसपोर्टर है, विस्थापित है, प्रभावित है, फिर जो स्वतः बंद कर देंगे। तो उसमें हम लोग फिर परिवहन को हम लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे। झारखंड में स्कूल कब से खुलेंगे ये अब तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि सरकार कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को सीमित संख्या में कंसल्टेशन के लिए स्कूल जाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए सारे प्रबंध किए जाएंगे। बच्चों को गार्जियन की अनुमति लेकर स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि निजी स्कूल प्रबंधन और माध्यमिक शिक्षक संघ ने कोरोना वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोलने की मांग की है। सुरक्षा का समीक्षा किया जा रहा है कि हमारे बच्चों के सुरक्षित कैसे स्कूल में हम लोग प्रवेश करेंगे, उस पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा के उपरांत जिस तरह का भारत सरकार के भी कोई गाइडलाइन आया नहीं, राज्य सरकार हम लोग अपने स्तर से सोच रहे हैं, जो दूसरे राज्य में शायद कहीं किया है उसको हम लोग मंगा रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन की भी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित होने पर ही बच्चे को सरकार के आदेश के बाद और पेरेंट्स के सहमति के बाद ही बुलाना चाहिए। कोरोना संकट के दौर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसमें स्कूल बंद रहने से सबसे अधिक प्रभावित छात्र हो रहे हैं। सरकार की ओर से छात्रों के लिए डीजी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन स्मार्टफोन और नेटवर्क की समस्या से दुमका के दूर दराज के इलाकों में ये कारगर साबित नहीं हो रही। और ऐसे में जरमुंडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर के शिक्षकों ने पढ़ाई का अनोखा तरीका निकाला है। यहाँ गलियों में घरों की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाया गया है, जहां बैठकर छात्र पढ़ाई करते हैं और इस दौरान कोई समस्या होने पर वे ब्लैक बोर्ड पर उसे लिखते हैं। इसका समाधान शिक्षक तुरंत करते हैं। हम लोग स्कूल में नहीं जाते हैं और किसी बीमारी है, इसीलिए हम लोग गांव में पढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड बनाए, गांव वाला हम लोग का मदद किए हैं, हम लोग भी। और सर को हम कॉपी छूने भी नहीं देते, सर छूते भी नहीं। जो समस्या होता है हम लोगों को ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं, सर हम लोगों को बता देते हैं आकर। इस तरह पढ़ने में मतलब मजा आ रहा है? यस सर। ठीक कम लोगों के पास एंड्रॉयड फोन मोबाइल है, जिस कारण जो है डीजी 7 कार्यक्रम हमारे यहाँ चाहते हुए भी इसको हम अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे थे। तो हमने इसको सोचा क्यों नहीं बच्चे अपने द्वार पर ही इसका पढ़ाई करें। तो उसी का एक परिणाम है कि शिक्षा आपके द्वार समुदाय के साथ। कोरोना संकट के दौर में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशान छात्र हैं, क्योंकि कोरोना ने विद्यालय में ताला जड़ दिया है। आज हम अभी खड़े हैं दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर गांव में और आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। जब कोरोना ने जब विद्यालय में ताला जड़ा तो पूरा गली मोहल्ला ही पाठशाला बन गया। ग्रामीणों की मदद से विद्यालय के शिक्षक और छात्रों ने जिस दलान पर बैठकर समय बिताया करते थे ग्रामीण, आज वहीं पर जो है ब्लैक बोर्ड बना हुआ है और लगभग 100 से ज्यादा ब्लैक बोर्ड है और सभी ब्लैक बोर्ड अलग अलग छात्र के हैं। प्रतिदिन निर्धारित समय पर छात्र यहाँ आते हैं, बैठते हैं और जो उनको समझ में नहीं आता है छात्र जो है ब्लैक बोर्ड पर वो सवाल लिखते हैं और शिक्षक वहाँ जाकर उन बच्चों को समझाते हैं। वैसे तो यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू की गई थी डीजी 7, लेकिन उसमें जो सबसे व्यवहारिक परेशानी आ रही थी वह
स्मार्टफोन और नेटवर्किंग की। और यह गांव भी काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका है जो इन समस्याओं से जूझना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों के मदद से विद्यालय के द्वारा जो यह प्रयास शुरू किया गया है यह काफ़ी सराहनीय है। और निश्चित रूप से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना संकट के बावजूद यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। चलिए बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे के बारे में, जो जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बाहर निकले और एक बड़ी खबर आ गई। बक्सर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सीएम से मुलाकात में उन्हें आश्वासन मिला है कि आप चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री ने यह इशारा किया है। जैसा कि खबर बनकर ये चीजें सामने आ रही हैं, यह खबर है कि गुप्तेश्वर पांडे जो कि पूर्व डीजीपी बिहार जिन्होंने वीआरएस ले लिया था, उनके बारे में खबर है कि वो अब बक्सर से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आश्वासन मिला है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद। तो सवालों की बौछार के बीच गुप्तेश्वर पांडे जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर जहां मीडिया कर्मी थे, यह सवाल उनसे पूछा गया आखिर क्यों बुलाया था मुख्यमंत्री ने। बातचीत हुई लेकिन कुछ कहा कुछ छुपा गए। लेकिन अब जो बात आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर। आनंद, खबर पक्की है? देखिए बिल्कुल पक्की है। गुप्तेश्वर पांडे अभी तक कुछ पहले मुलाकात करने पहुंचे थे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद उन्हें इशारा दे दिया गया कि आप बक्सर सीट पर जाकर तैयारी कीजिए और जेडीयू की टिकट से बक्सर सीट से गुप्तेश्वर पांडे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे, विवेक प्रयास भी लगाया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर को चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फाइनली जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने बताया कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर के सीट पर जेडीयू के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जिस बात का प्रयास भले भी कुछ दिन पहले जेडीयू कार्यालय से मुलाकात करके जब बाहर निकले थे तो उन्होंने फिलहाल इंकार किया था कि कोई राजनीतिक बातें नहीं हुई, लेकिन हमारे सूत्र ने बताया है कि बक्सर से जेडीयू के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू के उम्मीदवार। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर, सीएम से मुलाकात में आश्वासन मिला, हालांकि नकारा था इन्होंने कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ तय नहीं किया, किस पार्टी में जाएंगे इस पर कोई विचार नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब यह खबर सामने आई। और बिहार संपादक प्रभाकर कुमार इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। प्रभाकर जी, खबर पक्की है, बक्सर से जेडीयू की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव गुप्तेश्वर पांडे। प्रभाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी जो फॉर्मर डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से। जेडीयू के पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वहां पे उनकी मुलाकात हुई और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनको आश्वासन मिल गया है बक्सर से जेडीयू के टिकट पे गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे। और इसकी अटकल लगाई जा रही थी कि वो लोकसभा का जो उपचुनाव है वहां से लड़ेंगे या बक्सर से लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि बक्सर उनकी जन्मभूमि है और वो वहां से लगातार जुड़े भी रहे हैं, वहां पर सक्रिय रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे, तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो पार्टी के सूत्र हैं, उसके हिसाब से गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। ये आश्वासन उन्हें मुख्यमंत्री से मिल गया है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री से उनकी पार्टी कार्यालय में मुलाकात हुई थी। लेकिन बात आती है उस सीट की, बक्सर सीट की, और बीजेपी का कमल सामने आ जाता है। इस कमल को कैसे भुला सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे को, अगर जेडीयू खेमे से खड़ा होता अगर हम देखें तो? जी देखिए, ये मामला तो जेडीयू और बीजेपी के बीच का मामला है और जब अगर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है तो जरूर इस मुद्दे पर उनकी बातचीत बीजेपी से हो गई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर आश्वासन दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब होगा, वो बिना बातचीत किए हुए या बिना इसका समाधान निकाले हुए नहीं करेंगे। अभी अगर आप बक्सर सीट को देखेंगे तो वहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, वहां से अमूमन वो बीजेपी का सीट माना जाता है, लेकिन अगर जेडीयू इन्हें अपने सिंबल पे बक्सर से लड़ाने की बात कर रही है तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की जो बीजेपी के वरीय नेता हैं उनसे बात हो गई होगी और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। और अभी हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू ज्वाइन करने में भी अभी आशंका है और अभी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से गुप्तेश्वर पांडे जी को आश्वासन मिल गया है जेडीयू के टिकट पे वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर हमसे बातचीत के लिए। गुप्तेश्वर पांडे कुछ बताएं ना बताएं, हमारे सूत्र तो जरूर बता रहे हैं कि आपको आश्वासन मिल गया है और बक्सर से ही आप चुनाव लड़ेंगे। आप लाख कहें कि
अभी चुनाव नहीं लड़ना है, जेडीयू में ज्वाइन करने के बारे में कुछ नहीं सोचा है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, पक्के सूत्र, उसके मुताबिक बक्सर से जेडीयू की टिकट पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं।